हेलो दोस्तों, प्रीलिम्स 2023 में अब सिर्फ 28 दिनों का वक्त रह गया है। आखिरी के 4 हफ्ते हैं और अब लास्ट लैप में हमारी प्रिपरेशन पहुंच रही है। तो इसीलिए फटाफट से हम चीज़ें कवर करेंगे। 5 सवाल प्रीमिक्स के और आपकी बेसिक्स की जो जानकारी है उसका रिवीजन इसके थ्रू होगा। रिवीजन से याद आया, रैपिड रिवीजन कोर्स प्रीलिम्स 2023 दोस्तों, ये हमारी ऐसी सौगात है बच्चों के लिए जिसमें वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर पाएंगे। अगर आप एंटायर सब्जेक्ट्स का कोर्स का बुके लेते हैं तो वो आपको 3200 रुपीज में मिल जाएगा, जहां 1500 से ज्यादा टॉपिक्स 50 घंटों में कवर करवाए जाएंगे। और कवर करवाने का मतलब टोटल पूरा करना नहीं है कि टॉपिक का नाम बता दिया और एक दो चीजें बता दी। बिल्कुल एग्जैक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स में वही चीजें डिस्कस होंगी और स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों यहां पे कवर की जाएंगी। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप हमारे रिव्यूज देख सकते हो, जो हमारे ऑलरेडी एनवायरमेंट और साइंस एंड के करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक कवर हो चुका है। दोस्तों, मैं इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से स्टार्ट होते हुए डिस्कस करूंगा। सेक्शन बाय सेक्शन, सेगमेंट बाय सेगमेंट हम पिछले पूरे 1.5 साल या 2 साल के जो करंट अफेयर्स रेलेवेंट हैं उनको स्टैटिक से लिंक करते हुए टॉपिक दर टॉपिक जोड़ते चले जाएंगे। और आपकी स्क्रीन पे जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, दिस इज जस्ट वन स्लाइस ऑफ द नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू कवर। तो इन सभी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। जो कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की लाइव क्लासेस कल यानी एतवार को, संडे को सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो रही है। पूरे दिन के अंदर हम पॉलिटी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और 3 दिन में गवर्नमेंट स्कीम्स का भी तीसरा दिन पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहेगा टू ऑल द रेलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स मिनिस्ट्री वाइज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड प्रीलिम्स 2023 और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सवाल पूछा गया यूपीएससी सीडीएस के अंदर। मैं यूपीएससी सीडीएस या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के पेपर क्यों उठाता हूं या डिस्कस करता हूं? मैंने कई बार स्ट्रेटजीज में डिस्कस किया है कि आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने चाहिए और जो बाकी एग्जाम कंडक्ट करता है एक बार स्किमिंग या गो थ्रू कर देना चाहिए कि क्या रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जिस पे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। वहां पे इसका जवाब दीजिए, प्लीज गिव द आंसर। और इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि यूपीएससी ने 2022 में प्रीलिम्स में सवाल पूछा था रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, और अब सीडीएस में पूछा है, तो काफी इंटरलिंकेजेस आपस में रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। आंसर मुझे बताइए फटाफट से, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए। आंसर है सी। जिन लोगों ने भी सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आपने नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, आप ये सोच रहे होंगे कि चीफ लीगल एडवाइजर तो भाई अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी मुझे गलत लग रही है। लेकिन दोस्तों, जब आप एग्जाम सिचुएशन में होते हैं, एग्जाम सिनेरियो के अंदर होते हैं, तो उस वक्त जो पर्याप्त सबसे सही स्टेटमेंट आपको लगती है ना, वो स्टेटमेंट आपको चूज करनी होती है। गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर के तौर पे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल को नहीं देखते हैं, बिकॉज सॉलिसिटर जनरल इज एन ऑफिस दैट इज जनरली सबऑर्डिनेट टू द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल। बट ये बात तो तय है कि ये स्टेटमेंट पार्शियली तो करेक्ट है, यानी कि लीगल एडवाइजर तो हैं सॉलिसिटर जनरल, और इन द एब्सेंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ही कैन एक्ट एज द लीगल एडवाइजर। हमने अभी रिसेंटली जो सेम सेक्स मैरिज वाले केस के अंदर हियरिंग्स चल रही हैं, उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब को भारत की सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए देखा भी है, और इसी वजह से बहुत रेलेवेंट हो जाता है ये पोस्ट। क्या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? जी नहीं, द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सो बेसिकली गवर्नमेंट के जो चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 161 में। तो ये चीज आपने याद रखनी है। स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल, सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल। ऑलरेडी यूपीएससी इस पे सवाल भी पूछ चुका है, तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। एसजीआई की या सॉलिसिटर जनरल की जो अपॉइंटमेंट होती है वो अपॉइंटमेंट्स कमिटी के द्वारा होती है, कैबिनेट की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंडरी लॉ ऑफिसर है ये कंट्री के, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ए भी गलत है और सी भी गलत है, लेकिन ज्यादा गलत सी है। एग्जाम सिचुएशन के अंदर
अंदर हमने सी को सेलेक्ट करना है, बाकी अगर क्वेश्चन कैंसिल हो जाए बाद में वो पता नहीं, ठीक है, दैट इज बाद की बात। हमारा काम क्या है, एग्जाम निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा? पार्लियामेंट्री कमिटीज, ऑलवेज एंड ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड जस्ट पॉज द स्क्रीन एंड मार्क योर आंसर्स। बताइए अब क्या लगता है आपको आंसर? जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है, बहुत गलत दिया है, क्योंकि आंसर सी है। आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सी कमिटीज में राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं होता है, और पहले जो 3 ऑप्शन है काफी आसान है, आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। फाइनेंशियल कमिटीज है, और फाइनेंशियल कमिटीज भी वो कमिटीज जो स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटीज हैं, इन द सेंस कि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती या ये कभी खत्म नहीं होती, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। तो ये 3 कमिटीज में से जो एस्टिमेट्स कमेटी है सर, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। तो हर कमेटी के बारे में एज आई टोल्ड यू मैं कई बार अपने लाइव इनिशिएटिव्स के अंदर भी, प्रीमिक्स के अंदर भी, फ्यू मिनट सीरीज के अंदर भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। जहां 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वहां पे भी मैंने आपको बताया था। डिटेल में डिस्कशन देखना है तो आप आ सकते हैं, रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये 3 कमेटी आपने याद रखनी होती है, ठीक है। और पहली कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में दोबारा 22 मेंबर होते हैं। तो इट इज जस्ट अ सीक्वेंस दैट रिपीट्स, ये रिपीट होता है। 15 + 7, 15 + 7 ऑल 30 फ्रॉम लोकसभा, ठीक है। तो 15 लोकसभा से, जो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हाउस होगा उसमें ज्यादा मेंबर होंगे, तो 15 + 7 7 राज्यसभा से। यहां पे भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो ये बात आसान है याद रखनी। और इसी के साथ साथ जो आपकी एस्टिमेट्स कमेटी है वो आपको पता होनी चाहिए कि 30 मेंबर्स आर देयर। व्हाट आर द डिटेल स्पेसिफिकेशंस, आई वोंट गो इनटू दैट। रीजन, आपने फटाफट से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं और आपका टाइम वेस्ट मैंने नहीं करना है। अब कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक ऐसी कमेटी है जिसको मैं ऑलरेडी फ्यू मिनट सीरीज में कवर कर चुका हूं, 5 इंपॉर्टेंट कमिटीज इन 5 मिनट्स। वहां पे मैंने यही बताया था कि वो कमिटीज में कवर करूंगा जिसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा से मेंबर होते हैं। तो कमिटीज में आपने क्या क्या चीजें याद रखनी होती हैं? नंबर 1 कि क्या ये एडहॉक या टेम्पररी कमेटी है या ये परमानेंट या स्टैंडिंग कमेटी है। दूसरा आपने याद रखना होता है इसकी मेंबरशिप किस तरीके से है, कितने मेंबर्स हैं, कौन से कहां से हैं। फिर आपने ये देखना है कि इसमें लोग इलेक्ट होके आते हैं या नॉमिनेट होके आते हैं, बिकॉज देन इट विल बी अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यूपीएससी में डेल्व इनटू। सूनर रादर देन लेटर यूपीएससी लेवल बढ़ा देगा, वो पूछेगा कि इलेक्टेड बंदे होते हैं इसमें या नॉमिनेटेड बंदे होते हैं, एंड आखिर में ये क्या काम करती है, फंक्शंस क्या है इसके, ठीक है। सो इन वन प्रीमिक्स आई कैन नॉट डिस्कस ऑल द कमिटीज, इट इज योर जॉब टू मेक श्योर कि आप इसे रिवाइज करें। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। ओ गलती से स्लाइड आगे बढ़ गई, कोई बात नहीं, देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, और यूपीएससी अलग अलग लेवल्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डेफिनेटली वर इन न्यूज जुलाई 2022 के अंदर, मेंस में भी सवाल पूछ चुका है, प्रीलिम्स में उसके आसपास उसके इर्द गिर्द घूमता सवाल पूछ सकता है। What is your answer guys? जिन लोगों का आंसर डी है, सी है या बी है उनको बहुत दुख होना चाहिए, क्योंकि द आंसर इज ए। नॉट करेक्ट पूछा गया था गाइस, अगेन यू हैव टू पे अटेंशन, नॉट करेक्ट वाज द क्वेश्चन। एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबसे पहले स्टेटमेंट बी को एनालाइज करते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनके अंदर ये जो लोग होते हैं, इलेक्टेड लोग होते हैं, यही वोट देते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, लेकिन नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं देते हैं, ये हम जानते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इलेक्टोरल कॉलेज में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं होते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में वैसे भी जो मेंबर्स होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। बहरहाल अगर वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी हैं तो भी वो वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट नो, आपको पता ही होगा, अभी तक इतने लेवल पे पहुंच चुके हो कि 169 नंबर आर्टिकल के तौर पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जा सकती है स्टेट्स में। क्या आप बता सकते हो कि उसका रेजोल्यूशन कौन सी मेजॉरिटी से पास होता है? अगर मुझे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है किसी स्टेट में, विधान परिषद बनाना है, तो स्टेट असेंबली में ना एक रेजोल्यूशन पास होता है। आप मुझे बता दो कि वो कौन सी टाइप की मेजॉरिटी से पास करवाना आपके लिए जरूरी है।
लास्ट स्टेटमेंट है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बेसिक स्टेपल डाइट है, पीआर विद एसटीवी, इसी के थ्रू इलेक्शन होता है। पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्रेसिडेंट देखते हो, 4th नंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते, किसी भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं हो सकते। बट a person who is already a president, sitting president, a person who is already a vice president, किसी भी स्टेट का गवर्नर या किसी भी राज्य या नेशनल लेवल का मिनिस्टर, मंत्री, इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोला जाता है। That means if you are a minister, you can contest election of the president, and once you become the president, then of course you have to resign. उसके बाद आपने रिजाइन करना होता है अपने मिनिस्टर की पोस्ट से। You cannot be simultaneously minister as well as the president, but for contesting election you need not resign. कंटेस्ट करने के लिए रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। सेम गोज ट्रू फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल। 4th क्वेश्चन देखिए फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, प्रीमिक्स है, समय नहीं है, 28 दिन बच गए हैं, फटाफट से देख लीजिए। सर्टियोरारी की रिट के बारे में सवाल है और ये रिट अब यूपीएससी पूछ चुका है। 2022 में मैंडेमस पूछा, सीडीएस में सर्टियोरारी पूछा, हु नोज, कौन जानता है। देखिए जिन्होंने बेसिक्स पढ़े हैं, बेसिक्स जिनके क्लियर है, उनको इसका जवाब आता है। क्या जवाब? जिन लोगों ने दिया है जवाब सी, उनको बहुत सारी, ढेर सारी बधाई। सर्टियोरारी इज अ टाइप ऑफ रिट जो इशू की जाती है किसी हायर जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा टू अ लोअर जुडिशियल अथॉरिटी। ये बात भी हम बेसिक्स में कवर करते हैं। मैंने 5 टाइप्स ऑफ रिट्स भी फ्यू मिनट सीरीज में डिस्कस की हुई है, प्लीज प्लेलिस्ट देख लिया करो और उसमें जाके आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि रिट्स किस तरीके की होती हैं, कहां पे अप्लाई होती हैं। बिकॉज इन एग्जाम दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स। पॉलिटी एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको अगर आपने कंट्रोल में कर लिया तो 70-80% नंबर कहीं नहीं जा रहे पॉलिटी में से, अनटिल अनलेस इट ड्रास्टिकली चेंजेस नेक्स्ट ईयर, जिसकी मैं गारंटी नहीं देता हूं। ठीक है, गारंटी से आपको बताना ये झूठ कहना होगा आपसे, सो आई वोंट लाई टू यू। अब सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को, या हाई कोर्ट जो है अपने से इंफीरियर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये सर्टियोरारी की रिट इशू कर सकता है। वो रिट तब इशू करता है जब वो इंफीरियर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर काम करे। दैट इज डेफिनेट कि ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला गया है कि ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी, दैट मींस एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है क्या सर्टियोरारी? द आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने ये कहा है, और ये हम स्टैटिक में भी डिस्कस करते हैं, कि सर्टियोरारी जुडिशियल अथॉरिटीज, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज और इवन एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल अथॉरिटीज पे इशू की जा सकती है। तो देखते हैं कि क्या नेसेसरी कंडीशंस होती है सर्टियोरारी की रिट इशू करने के लिए। सबसे पहले तो या तो कोई ट्राइब्यूनल हो। ट्राइब्यूनल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम स्ट्रिक्टली ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं, हम एक जुडिशियल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो जुडिशियल अथॉरिटी हाई कोर्ट भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है, सबऑर्डिनेट कोई भी कोर्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई ट्राइब्यूनल हो सकता है, ठीक है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया और इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल हो गया, ये सारे ट्राइब्यूनल हो सकते हैं, ठीक है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑफिसर और ट्राइब्यूनल हैविंग जुडिशियल अथॉरिटी एज पर द लॉ टू डिसाइड केसेस एंड अफेक्टिंग राइट्स ऑफ द पीपल। तो ये जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों के ऊपर भी लिया जा सकता है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों का मतलब क्या होता है? वो फैसले जिसमें हम दो पार्टीज को सुनने के बाद जजमेंट नहीं सुनाते, बट वी जस्ट गिव एन ऑर्डर और अ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर दे सकता हूं कि कल से स्कूल बंद हो जाएंगे, कल से इन लोगों को राशन नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दिस कैन बी डन। एंड इफ आई एम ओवरलुकिंग माई ज्यूरिसडिक्शन, अगर मैं अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कोई ऑर्डर दे रहा हूं तो मेरे अगेंस्ट भी सर्टियोरारी की रिट इशू की जा सकती है। That means an administrative authority, a tribunal, a quasi judicial authority जिसे कहते हैं, या कोई जुडिशियल अथॉरिटी, इन तीनों के खिलाफ सर्टियोरारी की रिट इशू की जा सकती है। सर्टियोरारी की रिट इशू करने का क्या मतलब है कि आप अगर अपनी जुरिसडिक्शन से एक्सेस में जाते हो, ठीक है, या आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी वायलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने कोई XYZ जजमेंट सुनाई है
और उस जजमेंट के अंदर उन्होंने ये नहीं देखा कि एविडेंस सही था या नहीं था, किसी भी कल्प्रेट के अगेंस्ट एविडेंस को अच्छे से एनालाइज नहीं किया। मींस दे इवन लुक कि हाँ ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चले गए वो तो ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इवन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दैट कैन ऑल्सो इंक्लूड द रिट ऑफ सर्टियोरारी। तो अगर आप उसकी विजडम को पे सवाल उठाते हो या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे सवाल उठाते हो, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो यू हैव टू ट्रीट द पर्सन इनोसेंट अंटिल देयर इज सब्सटेंशियल प्रूफ दैट द पर्सन इज गिल्टी। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये चीज इंश्योर नहीं की है, तब भी सर्टियोरारी की रिट इशू की जा सकती है। और सर्टियोरारी की रिट क्या करती है? इट टेक्स करेक्टिव मेजर। तो जब भी आप सर्टियोरारी पढ़ो उसको प्रोहिबिशन के साथ पढ़ना, और इसीलिए आप वो वीडियो जरूर देख लेना जहां पे मैंने रिट्स डिस्कस की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो द आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज बोथ 1 and 2। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, फटाफट से जवाब दे दीजिए। यह भी पूछा गया था और हमने यूपीएससी में देखा कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें वो पुराने कुछ कंसेप्ट्स उठाते हैं, विच मे नॉट बी करंट अफेयर्स एज सच, बट दे कैन बी कॉल्ड एज रीसेंट डेवलपमेंट्स। और रीसेंट में मैं पिछले 10 साल भी उठा सकता हूं, ठीक है, जैसे रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो पिछले 10 से 15 साल की अमेंडमेंट्स। एंड द आंसर माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशल बेंच, सोशल जस्टिस बेंच नाम का स्पेशल बेंच 2014 में बनाया गया था, जब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस एच.एल. दत्तू साहब। तो रिटायर्ड जस्टिस एच.एल. दत्तू जी जब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक बेंच कंस्टिट्यूट किया था सुप्रीम कोर्ट में, अलग से स्पेशल बेंच, जिसका नाम था सोशल जस्टिस बेंच। उस सोशल जस्टिस बेंच में उन्होंने 2 जजेस को बिठाया था और उनका काम यह था कि रेगुलर इंटरवल्स पे वो स्पेशली वो केसेस की हियरिंग लेंगे जिसमें सोशल जस्टिस इन्वॉल्व है। कहने का मतलब उस तरीके के केसेस जहां पे पुअर या अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जस्टिस की रिक्वायरमेंट हो। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स भी हैं, यही हमारे संविधान के आइडियल्स भी हैं सोशल जस्टिस के, जो हमको प्रीएम्बल से भी मिलते हैं, और यही आइडियल्स, सेम आइडियल्स हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से भी मिलते हैं। ऐसा सवाल भी आ सकता है आपको, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी गिवन। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स भी होगा ऑप्शन में तो वो भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि हम अनटचेबिलिटी को रिमूव करते हैं तो हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से एक सोशल जस्टिस बेंच सेटअप किया गया था, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो इस तरीके के केसेस सुनता था, जैसे सरप्लस फूड ग्रेन्स फॉर पीपल लिविंग इन ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नई स्कीम को फॉर्मुलेट करना, होमलेस लोगों के लिए नाइट शेल्टर प्रोवाइड करना, तो ये सभी तरीके के केसेस वो सुनता था, इसलिए से सोशल जस्टिस बेंच कहा जाता था। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पढ़ाई पे लग जाइए दोबारा और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली बार।